नमस्कार, मैं हूं अनुपम। उत्तराखंड की खबरों के साथ सबसे पहले बात हरिद्वार की। यहां पर ज्वालापुर कोतवाली इलाके में वाल्मीकि बस्ती में भीषण आग लग गई है। आग से झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। आग इतनी भीषण थी कि दूर तक आग की लपटें देखी जा रही थी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जो भी अधिकारी होंगे वही देखता हूँ। मैं तो पहले ही तो वाल्मीकि बस्ती में ये आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आप देख सकते हैं कितनी भीषण ये आग थी, जिसको काबू में करने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत वहां पर करनी पड़ी है। आग के कारणों की जांच अभी फिलहाल जारी है। कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई। इधर रुद्रपुर में भी एक फैक्ट्री में आग लग गई। सिडकुल स्थित दुर्गा फाइबर कंपनी में दोपहर में आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई और कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसके लिए दमकल की 11 गाड़ियों को लगाया गया। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। अब बात करते हैं जंगल की आग की। तो अल्मोड़ा के जंगलों की आग बेकाबू होती जा रही है। नगर के पास की फलसीमा के जंगल में भीषण आग लगी है। आग बढ़ते हुए हाईवे तक पहुंच गई है। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से मौके पर पहुंचकर किसी तरह से आग को बुझाया गया। उधर पिथौरागढ़ में भी जंगल की आग ने हालात खराब कर दिए हैं। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में जंगल की आग स्कूल तक पहुंच गई। राजकीय इंटर कॉलेज तामानौली की बिल्डिंग आग में जलकर खाक हो गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में स्कूल की बिल्डिंग जल गई। तो पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें गंगोलीहाट की, जहां पर जंगल की आग स्कूल तक पहुंच गई है और स्कूल की बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। खबर चंपावत से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। हमने दिखाया था कि खेती खान इलाके में सड़क बनने के साथ की डाबर उखड़ने वाला वीडियो दिखाया गया था। इसमें एक उंगली से ही पूरी सड़क उखड़ रही थी। वीडियो में सड़क निर्माण करा रही संस्था के अधिकारी भी वीडियो में दिख रहे हैं। पीएमजीएसवाई द्वारा बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता के सवाल खड़े होने के बाद जिलाधिकारी ने विभाग को जांच करने के और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। और अब बात कर रहे हैं कोरोना की। कोरोना ने एक बार फिर नए केस का रिकॉर्ड बनाया और 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना के 1334 केस अब तक सामने आए हैं, जबकि 7 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इसमें देहरादून में 554, हरिद्वार में 408, नैनीताल में 114, उधम सिंह नगर में 89, पौड़ी में 70, टिहरी में 56, रुद्रप्रयाग में 9, चमोली, चंपावत, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में 7-7 केस सामने आए हैं। तो वहीं पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 3-3 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 7,846 तक पहुंच गई है। राज्य में लगातार कोरोना बढ़ रहा है और दून सचिवालय में भी इससे हड़कंप मचा हुआ है। यहां प्रमुख सचिव आनंद वर्धन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले सचिव दिविल जावलकर भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। साथ ही मनीषा पवार भी पॉजिटिव पाई जा चुकी थी, जबकि टिहरी के एसएसपी तृप्ति भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ चुकी हैं। अब अधिकारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से सरकार के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब शादियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब शादियों में 200 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत होगी। साथ ही सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा। शादी समारोह की जगह पर सैनिटाइजर रखना भी जरूरी होगा। वहीं कोरोना संक्रमण को ही देखते हुए हरिद्वार और देहरादून के राजस्व कोर्ट को बंद कर दिया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इसकी जानकारी दी है। अब 30 अप्रैल तक इन कोर्ट में काम नहीं होगा और 30 अप्रैल के बाद भी कोविड की स्थिति को देखते हुए डिसीजन लिया जाएगा। देहरादून से खबर है, साल 2016 शराब के एक ब्रांड को प्रमोट करने के मामले में मंडी परिषद पर लगे जुर्माने के खिलाफ अब मंडी परिषद ट्रिब्यूनल में अपील करने की तैयारी में है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंडी परिषद पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। किसी सीसीआई ने किसी व्यक्तिगत आदमी पर आक्षेप नहीं लगाया और गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल विकास निगम पर भी कोई उन्होंने
निर्णय नहीं किया है। उन्होंने केवल मंडी के ऊपर ही किया है और मंडी जो है इस पूरे प्रकरण की परीक्षण करने के बाद ट्रिब्यूनल में जा रही है। जो ट्रिब्यूनल में जाने के बाद जो फैसला होगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। बनबसा में इंडो नेपाल बॉर्डर पर देश की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। यहां बाइक सवार खुलेआम टैक्सी बनकर सवारी ढो रहे हैं और दोनों ही देशों की एजेंसियां मूक दर्शक बनी हुई हैं। बिना किसी परमिट के, बिना किसी लाइसेंस और इजाजत के इन दिनों बनबसा में भारत और नेपाल के बीच बाइक सवार टैक्सी बनकर सवारियां ढो रहे हैं। 50 से 100 रुपए लेकर ये बाइक सवार लोगों को बॉर्डर पार करा रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन 2 पहिया वाहनों से सवारी ढोने के साथ ही कई गैर कानूनी काम भी हो रहे हैं। नेपाल सीमा पे हम लोग खड़े हैं, बाइक वाले बहुत सवारी छीन के ले जा रहे हैं। 1-2 सवारी हम बैठालते हैं। हम लोग बोनी में खड़े, सुबह से अभी तक बोनी में खड़े हैं यहाँ पे। बनबसा में दोनों देशों के बीच परिवहन के रूप में तांगे और ई रिक्शे चलते हैं, लेकिन उसमें जाने वाले लोगों की चेकिंग होती है, कागजात देखे जाते हैं। लेकिन बाइक सवार कई बार बिना चेकिंग धड़ल्ले से निकल जाते हैं। अब चंपावत पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं। पहले भी कई बाइक्स हमने सीज करवाई है। पुनः ये शिकायत हमें प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत पुलिस ने आज से कार्रवाई शुरू की है। जो भी अवैध रूप से इस प्रकार से टैक्सी का संचालन करेगा, उनकी बाइक्स को सीज किया जाएगा। भारत के साथ साथ नेपाल के बाइकर्स भी इस अवैध धंधे से अपनी जेबें भर रहे हैं और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। बनबसा बॉर्डर से न्यूज़ 18 के लिए कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। सवारी हो रही है। पिथौरागढ़ की विधायक चंद्रा पंत ने गुरंग क्षेत्र को जोड़ने वाली 2 सड़कों का उद्घाटन किया। करीब 3.5 करोड़ की लागत से बनी इन सड़कों के बनने से 15,000 की आबादी को लाभ मिलेगा। इस मौके पर विधायक ने कहा कि गांव को सड़कों से जोड़ना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। जिन गांव में अभी तक सड़क नहीं पहुंची है, वहां भी सड़कों को बनाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। सड़कों का जो निर्माण है वो हमारी प्राथमिकता है कि यहाँ के लोगों को इससे लाभ मिलेगा हर उसमें, क्योंकि ये क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्र था। बाजपुर में एक नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। महिला ने शिकायत में बताया कि वसीम नाम का शख्स उसकी बेटी से रेप करने की कोशिश कर रहा था, साथ की जान से मारने की धमकी भी दी। में ये तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें एक लेडी जो कि महेशपुरा गांव की रहने वाली है, उसने तहरीर में ये दिया है कि उसकी लगभग 12 साल की बेटी उसके साथ पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ की गई। इस तहरीरी सूचना पे हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से अपने ऑफिस में बैठकर समस्याएं सुनने के लिए कहा, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ठीक 10:30 बजे कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे और अपनी परेशानियों को लेकर आए लोगों से वहां पर बातचीत की और समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया गया। न्यूज़ 18 के रियलिटी चेक में नैनीताल जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी अपने ऑफिस में नहीं दिखे। फरियादी आते रहे और जिलाधिकारी के नहीं होने से वापस लौट गए। हालांकि बताया जा रहा है कि नैनीताल डीएम हल्द्वानी कैंप कार्यालय में है, जिसके बाद भीमताल में उनको बैठक लेनी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को 10 बजे से कलेक्ट्रेट में जनता की समस्याओं सुनने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अल्मोड़ा जिले के सल्ट में उपचुनाव होने के ऑफिस पर समय पर नहीं पहुंचे। हालांकि इस दौरान जिलाधिकारी कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ बैठक कर पोलिंग पार्टियों को निर्देश दिए गए। वहीं बात की जाए अगर टिहरी जिले की, तो डीएम युवा आशीष श्रीवास्तव आइसोलेशन में है और सीडीओ अभिषेक रोहेला को चार्ज मिला हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 से फोन पर बातचीत में जिलाधिकारी ने बताया कि शासन स्तर की वीसी और जरूरी काम वो आवाज से ही निपटा रही हैं, अन्य कामों को सीडीओ देख रहे हैं और जन समस्याओं को भी सीडीओ स्तर से सुना जा रहा है। सीडीओ प्रतापनगर में जन समस्या निस्तारण कैंप में गए थे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी हैं। वहीं जो भी फरियादी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं वो खाली हाथ लौटे। उत्तराखंड में साल 2017 से मेट्रो लाने की बात चल रही है और बाकायदा इसके लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भी गठित किया गया, लेकिन आज तक यही तय नहीं हो पाया है कि उत्तराखंड में चलेगी क्या, मेट्रो या मेट्रो का कोई दूसरा विकल्प। साल 2017 में उत्तराखंड सरकार ने मेट्रो के उद्देश्य से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया।
बताया गया कि देहरादून से लेकर ऋषिकेश और हरिद्वार में मेट्रो चलाई जाएगी। सर्वे भी हुआ, विदेश दौरे भी हुए। तय किया गया कि मेट्रो का छोटा रूप लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम देहरादून के भीतर भी चलाया जाएगा। दोबारा सर्वे हुआ, डीपीआर भी बनी। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बाद देहरादून शहर में रोपवे की बात हुई, सर्वे हुआ, डीपीआर यहाँ भी बनी। ये भी साल भर बाद पैकअप कर दिया गया। अब देहरादून में मेट्रो नियो चलाने की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि ये रोपवे से भी सस्ता है और इसके लिए 17 अप्रैल को बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। इसमें ये निर्णय हुआ था उच्च स्तर पे कि इसको पीपीपी मोड में हम लोग करेंगे, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा ना हो, इसलिए इसको पीपीपी मोड में करने का निर्णय हुआ था। हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच का प्लान भी चेंज हो गया है। यहाँ रेल पटरी को डबल कर शटल सर्विस चलाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। हरिद्वार शहर के भीतर पीपीपी मोड पर पीआरटी सिस्टम लगाने की तैयारी है। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि अगले साल इस पर काम शुरू हो जाएगा। डीपीआर तैयार हो गई है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक है, कोई डेट है उसकी अभी 17 तारीख को। उसके बाद वो वहाँ से जो भी तय होगा वो ये प्रदेश सरकार के पास आएगा, प्रदेश सरकार उसमें तय करके भारत सरकार को देगी। अगले साल तुम्हें मेट्रो का काम शुरू दिखाई देगा। 4 साल से ज्यादा का समय सिर्फ ये तय करने में बीत गया कि मेट्रो नहीं चलेगी तो उसका विकल्प क्या होगा। अब मेट्रो तो नहीं आई, लेकिन उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 4 साल पहले ही अस्तित्व में जरूर आ गया था। इस बीच डीपीआर पर डीपीआर बनी, विदेश दौरे भी खूब हुए, करोड़ों रुपए भी बहाए गए, लेकिन नतीजा जहां से चले थे आज भी वहीं खड़े नजर आ रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एंड रेडियो एसोसिएशन उफ्तारा ने 15 विभूतियों को सम्मानित किया। लेखन, लोक साहित्य, लोक भाषा, कविता, अभिनय के साथ कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मान दिया गया। देहरादून के नगर निगम के टाउन हॉल में हुए कार्यक्रम के दौरान राज्य की फिल्म, संस्कृति और गायन से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।